हेलो स्टूडेंट्स। आज सांस्कृतिक विभिन्नता की चुनौतियाँ, इसके अंतिम भाग संप्रदायवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद तथा राष्ट्र राज्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता। संप्रदाय का मतलब होता है किसी एक विशेष विचारधारा को मानना और उसी का पालन करना। और संप्रदायवाद है एक मनोवृत्ति जिसमें किसी एक विचारधारा जिसको आप मान रहे हैं उसी को आप सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माने, दूसरे व्यक्तियों के अधिकार और हितों की परवाह ना करें और अपनी जाति या धर्म या संप्रदाय के प्रति एक निष्ठा की भावना और सब जातियों से, धर्मों से और संप्रदायों से अपने संप्रदाय को सबसे श्रेष्ठ समझना, ये सांप्रदायिकता है जिसमें आप दूसरे धर्म की हानि लाभ का कोई भी मन में विचार नहीं लाते। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं संप्रदायवाद की? जो संप्रदाय है वो धर्म से संबंधित होता है, यानी कि जैसे हिंदू और मुस्लिम, या मुस्लिम में भी शिया और सुन्नी, यानी एक ही धर्म के दो संप्रदाय या अलग अलग धर्मों के प्रति अपनी भावना, यानी ये धर्म से रिलेटेड है। दूसरी बात कहता है कि हम अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे धर्मों को तुच्छ मानते हैं और अपने धर्म के हित के लिए हम दूसरे धर्म का अगर नुकसान भी होता है तो उसकी परवाह नहीं करते। हम दूसरे धर्म के संस्कार, मूल्य और आदर्श जो बेशक अच्छे हों पर उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। हम मानते हैं कि वो जो संस्कार हैं या जो मूल्य हैं या आदर्श हैं वो अच्छे नहीं हैं, केवल हमारे धर्म के संस्कार और मूल्य अच्छे हैं। अलगाववाद की भावना आ जाती है, सामाजिक अलगाव, यानी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ मिलकर रहना पसंद नहीं करते, वो उनसे अलगाव की भावना रखते हैं, हमेशा उनसे कटे कटे रहना पसंद करते हैं। और जब भी कोई सांप्रदायिकता होती है तो उसमें दंगे होते हैं, तो उसमें हमेशा संपत्ति या मकान या धार्मिक स्थलों को हमेशा नुकसान पहुंचाया जाता है। अभी हाल में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, आप उसका उदाहरण देख सकते हैं कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के धार्मिक स्थानों को भी नुकसान पहुंचा रहे थे, या उनके घरों को जला देना या सरकारी संपत्ति का नुकसान करना, ये सांप्रदायिकता में आता है। फिर है तिरस्कार और घृणा की भावना रखते हैं, यानी आदमी आदमी से घृणा करता है। एक समूह के लोग दूसरे समूह के लोगों से घृणा करते हैं, उनका अपमान करते हैं और उनके प्रति मन में घृणा की भावना रखते हैं। और एक समूह के लोग दूसरे समूह के लोगों के साथ सामंजस्य नहीं रखना चाहते, उनमें अनुकूलन का अभाव होता है, वो हमेशा उनसे अलग रहना पसंद करते हैं, वो केवल अपने समुदाय के लोगों के साथ ही मिलजुल के रहना चाहते हैं, वो दूसरे समुदाय के लोगों के साथ मिलना नहीं चाहते। और इसमें धार्मिक कट्टरता आ जाती है कि अपने धर्म के प्रति हम कट्टर हो जाते हैं, दूसरे धर्म का कितना नुकसान हम कर सकते हैं वो भी करने की कई बार कोशिश करते हैं। दंगों में अमूमन यही होता है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म या संप्रदाय के लोगों का नुकसान करते हैं और धर्म के प्रति इतनी कट्टर हो जाते हैं कि हम जो है आदमियों से इतनी नफरत करने लग जाते हैं कि कई बार जो है वो आतंकवाद की श्रेणी में भी आ जाते हैं। तो ये थी हमारी संप्रदाय की विशेषताएं। भारत में संप्रदाय की समस्या बहुत पुरानी है। भारत में सबसे पहले इस बुराई को अंग्रेजों ने अपनाया। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डाली और राज करने की नीति अपनाई। उनकी तो नीति ही थी कि लोगों को आपस में लड़ाते रहो, वो लड़के कमजोर हो जाएंगे फिर उन पे कब्जा कर लो। तो उनकी नीति थी कि लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो ये नीति वहाँ से आई और वहाँ से ये समस्या उत्पन्न हुई। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान का जन्म हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले अंग्रेज़ों ने इतनी हमारे अंदर आपस में फूट डाल दी कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहे और धर्म के आधार पर पाकिस्तान का जन्म हुआ। कितने लाखों लोग उसमें मारे गए थे, इधर के लोग उधर जा रहे थे, उधर के लोग इधर आ रहे थे, पूरी की पूरी ट्रेनें लाशों से भरी हुई आई थी। ये संप्रदाय उस फूट डालो की नीति का परिणाम था।
इसका एक उदाहरण आप 1984 के दंगों में भी देख सकते हैं। जब हिंदू और सिखों के बीच संप्रदायवाद के दंगे हुए तो दिल्ली में भी सिखों को जिंदा जला दिया या सिखों के साथ अन्याय किया गया, और उसमें जो है उन दंगों में लोगों की बहुत सारी जान गई और बहुत संपत्ति का भी नुकसान हुआ। इसका ताज़ा उदाहरण 2002 का गोधरा कांड है, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग को जिंदा जला दिया गया था और 700 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हुए, और कितनी संपत्ति, लाखों करोड़ों की संपत्ति का इसमें नुकसान हुआ। तो संप्रदायवाद की समस्या भारत में बहुत पुरानी है और अभी भी है। अब हम बात करते हैं कि ये समस्या आती क्यों है, इसके कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण तो मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों की नीति थी फूट डालो राज करो। वो भारत पर राज करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये लोग आपस में लड़ते रहें और हम इस देश के संसाधनों को लूट के अपने देश में ले जाते रहें। तो उन्होंने फूट डाली और राज किया। ये उनकी नीति का कारण एक जो है परिणाम था, जो ये समस्या हमारे यहाँ पे आई। दूसरा था मनोवैज्ञानिक कारण। हमारी जो मानसिकता वो भेदभाव पूर्ण है। हम अल्पसंख्यकों के साथ हमेशा घृणा का व्यवहार करते हैं, या अल्पसंख्यकों के मन में ये बात आ जाती है कि हमको कम अवसर मिल रहे हैं, विकास हमारा कम हो रहा है। आपस में एक दूसरे से वो घृणा करने लग जाते हैं। हम द्वेष की भावना रखते हैं, एक दूसरे के साथ का नुकसान करने की बात करते हैं, और हमेशा चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई, हमारे अंदर विरोध की एक भावना आ जाती है। हम उनको विरोध ही करना पसंद करते हैं। अगला जो कारण है वो है जाति व्यवस्था। अनेक समूह, हमारे यहाँ अनेक जातियाँ हैं। एक जाति दूसरी जाति से हमेशा अहम की भावना रखती है, वो नफरत की भावना करती है दूसरी जाति से। वो समझती है कि हमारी जाति श्रेष्ठ है और दूसरी जाति हमसे कम है, इसलिए एक जाति के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और दूसरी जाति के प्रति वो जो है नफरत की भावना रखते हैं। सांप्रदायिक संगठन बन गए हैं। जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ उसके कारण नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो लोग जगह जगह से आके नगरों में बसने लगे, और नगरों में बसने के कारण अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग जगह आके बस गए। उन्होंने अपने संगठन बना लिए, और कई बार तो उन्होंने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि उन्होंने हथियारों की भी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, और जो है ना आतंकवाद की समस्या भी आ गई। धार्मिक कारण भी है इसका एक, कि हर धर्म की अपनी एक अलग संस्कृति है, अलग रहन सहन है, अलग खान पान है, अलग अलग रीति रिवाज हैं, और हर धर्म दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, जिसके कारण संप्रदायवाद की समस्या आती है। एक वर्तमान राजनीति भी संप्रदायवाद को बढ़ावा दे रही है। राजनीतिक दल वोट पाने के लिए लोगों को आपस में लड़ाते हैं। धर्म और जाति के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं, धर्म और जाति के नाम पर राजनीतिक दल बन गए हैं, तो जिसके कारण से संप्रदाय की भावना और बढ़ती जा रही है। कुछ सामाजिक तत्व भी होते हैं जिनका मकसद ही यही होता है कि लोग आपस में लड़ें तो हम लूटपाट कर लें। वो लोगों को लड़ा के अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाते हैं और लूटपाट करते हैं। तो ये थे हमारे संप्रदायवाद के कारण। अगली बात करते हैं हम धर्मनिरपेक्षतावाद। धर्मनिरपेक्ष यानी कि जिसमें किसी एक धर्म को विशेष तवज्जो ना दी जाए, यानी सब धर्मों को एक समान माना जाए, यानी ऐसा एक सिद्धांत जिसके आधार पर धर्म के नैतिकता के मापदंड और व्यवहार के निर्धारण के बिना हस्तक्षेप के वर्तमान जीवन और सामाजिक कल्याण की भावना पर बल दिया जाए। यानी कि सभी धर्मों को समान समझा जाए, सभी धर्मों को बराबर के अवसर दिए जाएं, सभी का सही रूप से सम्मान किया जाए। इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षतावाद। भारत के संविधान में भी सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया गया है। जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो उन्होंने संविधान में भी ये प्रोविज़न किया कि सभी के सभी धर्म एक समान हैं, चाहे वो संख्या के आधार पर कितने भी हैं। जैसे हमारे देश में सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है, उसके बाद मुस्लिम है, लेकिन सिख और जैन और बौद्ध उनकी संख्या बहुत कम है उनके मुकाबले में, लेकिन उन धर्मों को भी समान रूप से संविधान में अवसर दिए गए हैं, सम्मान दिया गया है। धर्म के आधार पर संविधान में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और जब सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा की जाती है तो सभी धर्मों के पर्वों पर, त्योहारों पर इनकी घोषणा की जाती है। जैसे दिवाली, दशहरा अगर हिंदुओं के त्यौहार हैं तो
ईद और ईद उल जुहा, ईद उल फितर वगैरह मुस्लिम के त्यौहार जो हैं उनको भी बराबर उन पे भी अवकाश दिया जाता है, या क्रिसमस डे जो है क्रिश्चियंस का उस पे भी, या गुरु नानक बर्थडे, गुरु तेग बहादुर बर्थडे जो है उन पे भी अवकाश की घोषणा की जाती है। तो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षवाद को बढ़ावा दिया गया है। अब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकीकरण। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता की बातें की जाती हैं, लेकिन हमारा जो राज्यों का, भारतीय राज्यों में जो चरित्र है वो दोहरा है। यानी हम एक तरफ तो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने की बात करते हैं। यानी कि हम तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, यानी महज वोट बैंक विरोधी कहते हैं कि राजनीतिक दल केवल वोट के लिए अल्पसंख्यकों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उनको ज़्यादा तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, उनका तुष्टीकरण करते हैं, जबकि बहुसंख्यकों का उसमें कोई समर्थन वो नहीं करते हैं। ये वोट बैंक की कारण है। जबकि जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिए बगैर उनको मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जा सकता, उनको समान अवसर दिए जाएंगे, उनको अवसर जब ज़्यादा दिए जाएंगे तभी वो बहुसंख्यक के सामने टिक पाएंगे। नहीं तो बहुसंख्यक की एक नीति है कि वो अपनी विचारधारा, अपने जो रीति रिवाज, अपने रहन सहन को अल्पसंख्यक पर थोपने की कोशिश करते हैं और उसके कारण जो है अल्पसंख्यकों की जो संस्कृति वो खतरे में है। ये मानना है विरोधियों का, जो समर्थकों का, कि धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई जानी चाहिए। अब हम अगला टॉपिक बात करते हैं राज्य और नागरिक समाज। यहाँ पर राज्य का मतलब ये नहीं है कि हरियाणा, महाराष्ट्र या कर्नाटका या तमिलनाडु, वो राज्य नहीं। राज्य एक शब्द है जो राजनीतिक समिति के रूप में समुदाय की शांति, व्यवस्था व सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ये एक आधारभूत महत्वपूर्ण संस्था है। सत्तावादी राज्य वो होता है जब जहाँ पर सरकार नागरिकों के सभी अधिकार निरस्त कर देती है। सरकार जो चाहे वो करती है, या जो राजा होता है उसके हाथ में सारी पावर हो जाती है, किसी के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती और उसमें जनता की कोई सुनवाई नहीं होती। प्रेस की आज़ादी ख़त्म कर दी जाती है, आपको बोलने का अधिकार या विरोध करने का अधिकार नहीं दिया जाता, उसमें आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते, राजनीतिक गतिविधियां बंद कर दी जाती हैं। किसी के साथ किसी को आज़ादी नहीं कि वो राजनीतिक गतिविधियां चलाए, जो राज्य कहेगा वही मानना होगा। अन्यायपूर्ण आदेशों से जो है बचाव का अधिकार ख़त्म कर दिया जाता है, यानी जो भी आदेश है उसको मानना ही मानना है, और जो कानूनी प्रक्रिया है उस का जो अधिकार है कानूनी प्रक्रिया का, उस पर रोक लगा दी जाती है, अंकुश लगा दिया जाता है। और सरकार में भ्रष्टाचार, यानी सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, न्याय कर्मण्यता आ जाती है उनमें, और संसाधनों की जो कमी है उन पर जो नियंत्रण रख के दिया जाता है वो अधिकार ख़त्म हो जाता है। संसाधनों का सरकार अपनी मर्जी से उपयोग करती है, क्योंकि उसकी उस वक्त किसी के लिए भी कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती। भारत में 1975 में ये हो चुका है, जब इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। अब हम बात करते हैं नागरिक समाज। जब ये सारा जो सत्तावादी राज्य होता है तो वो ऐसे जब दमनकारी नीतियां अपनाता तो उनके खिलाफ कुछ गैर राज्यीय संगठन जैसे एनजीओ वगैरह हैं या संस्थाएं हैं बहुत सारी, या बहुत सारे जो लोग आंदोलन करते हैं, उनका एक समुच्चय, यानी एक समूह जो राजनीति, सार्वजनिक नीति और संपूर्ण समाज को अपनी क्रियाकलापों से प्रभावित करके न्याय के साथ सभी नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार देने की वकालत करता है, तो इसको कहते हैं नागरिक समाज। इसके प्रमुख जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें स्वैच्छिक संगठन यानी एनजीओज हैं, जनसंचार के साधन हैं जैसे मीडिया है, अखबार, प्रिंट मीडिया है, या जो और दूसरे भी जनसंचार के साधन हैं, व्यावसायिक संघ जैसे व्यापारी संघ है, श्रमिक संघ है वो, और
अन्य जो संगठन हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इस अवधारणा में 3 दृष्टिकोण होते हैं। एक है परिवार और राज्य के बीच तालमेल बिठाने वाली स्वैच्छिक समितियों के रूप में, यानी परिवार और यानी आम आदमी और सरकार के बीच में कुछ एनजीओज जो तालमेल बिठाने की कोशिश करती हैं वो। दूसरा है निरंकुश राज्यों पर अंकुश लगाने वाली संस्था के रूप में, जैसे कानूनी संस्थाएं हैं जो निरंकुश राज्य पर या सत्तावादी राज्य पर अंकुश लगाती हैं कि सत्तावादी राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य मनमानी नहीं कर सकता। और तीसरा है बाजार के बीच एक स्थान के रूप में, यानी बाजार में सबको एक्टिविटी करने का अधिकार है। भारत में सत्तावादी राज्य कब हुआ था, अब इसके बारे में बात कर रहे थे। 1975 में ये इमरजेंसी लागू की गई थी। 1975 से लेकर और 1977 तक, जनवरी 1977 तक, जून 1975 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी लगा दी थी, जिसमें सभी अधिकारों जो नागरिकों के अधिकार थे वो ख़त्म कर दिए गए थे, उनका हनन कर लिया गया था और मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। यानी अखबार या टीवी में या न्यूज़ में आप कोई भी खबर अगर दिखाएंगे तो वो पहले सरकार से सेंसर करवानी पड़ती है, यानी सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है, तभी आप वो खबर लोगों तक दिखा सकते हैं। और लोगों को बिना कारण या छोटी भूल पे भी नौकरियों से निकाल दिया गया था। और जो इनके खिलाफ अगर कुछ लोगों ने आंदोलन किया तो उनको जेलों में डाल दिया गया था, जिसमें से आप बहुत सारे नाम आप जान सकते हैं। जगजीवन राम थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, या लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, राजनारायण, जयप्रकाश नारायण, इन सबको जेलों में बंद कर दिया गया था। और इसमें एक और काम हुआ था कि परिवार ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने अपना रखा था, जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत ज़बरदस्ती नसबंदियाँ कर दी गई थी। उसमें ये भी नहीं देखा गया था, ना उम्र का लिहाज किया गया था, ना ये पूछा जा रहा था कि आप के कितने बच्चे हैं भी नहीं, यानी अनमैरिड अविवाहित लोगों की भी नसबंदी कर दी गई थी उस वक्त में। तो वो सत्तावादी राज्य था जिसमें लोगों से कुछ पूछा ही नहीं जा रहा था। लेकिन इसके बदले में फिर लोगों ने 1977 में फिर ये जो है इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन में अपनी वोट की ताकत जनता ने दिखाई और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। इस नागरिकों के अधिकारों पर जो चोट पहुंचने पर जो आंदोलन हुआ था, उसका जो जन्म हुआ था, उसके आधार पर लोगों ने अपने अधिकार का प्रयोग किया और उसको उखाड़ के फेंक दिया। तो 1970 का जो दशक था वो नागरिक समाज का उदय हुआ, यानी वहाँ से एनजीओज या आंदोलन या संस्थाओं का उदय हुआ, तो वहाँ से नागरिक समाज की अवधारणा का उदय हुआ। अब हम बात करते हैं नागरिक समाज जो होता है उसकी गतिविधियां क्या होती हैं, यानी वो क्या क्या करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की आंदोलनों में भागीदारी होती है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर कोई समस्या है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं या जो एजेंसियां उस लेवल की होती हैं वो उन आंदोलनों में अपनी भागीदारी करती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एड्स नाम की एक बीमारी आई थी, उसके खिलाफ एकदम से बहुत सी एनजीओज ने काम किया। आंदोलन का मतलब केवल नारेबाजी नहीं होता, उसके लिए काम करना, यानी उसके खिलाफ काम किया और उस बीमारी को लगभग काबू में कर लिया। जनजातियों के भूमि अधिकार संघर्ष, जब वन नीति आई हमारी तो जनजातियों के अधिकार खत्म कर दिए गए। जनजातियों का वनों पर अधिकार नहीं रहा, उनको वहाँ पशु चराने की, रहने की, खेती करने की या वहाँ के संसाधन प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गई। तो उनके खिलाफ जो है बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया और उनके अधिकार दिलवाने की कोशिश की गई जहाँ तक दिलवा सकते थे। ग्रामीण स्वशासन का हस्तांतरण, यानी ग्रामीण स्तर पर जो शासन होता है, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हमारी जो ग्राम पंचायत है लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार वही है। वहाँ से लेकर अगर ऊपर तक, अगर हम ऊपर से यानी नीचे तक अगर हम अपनी शक्तियों का हस्तांतरण कर देंगे, बांट देंगे शक्तियों को, तो शासन अच्छे से चल सकता है। तो उसके लिए भी आंदोलन किए गए। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना और हिंसा के खिलाफ भी आंदोलन हुआ। आपको दिल्ली का वो कांड याद होगा जिसमें एक लड़की के साथ रेप हुआ था और अभी उसके बलात्कारियों को फांसी की सज़ा दी गई है। तो उस वक्त आपने देखा होगा कि पूरे देश में उस बलात्कार की घटना के विरोध में कितने सारे आंदोलन हुए थे और आखिर में निर्भया कांड जिसको बोलते हैं उसके आधार पर आंदोलन हुआ था। जो लोग किसी
प्रोजेक्ट के शुरू होने पर वहाँ रह रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट को जब वहाँ से शुरू किया जाता है तो उन लोगों को वहाँ से उठा दिया जाता है। जैसे सरदार सरोवर डैम बना तो बहुत से आदिवासी थे, उनकी ज़मीनें जो है वो पानी के अंदर डूब गई या घर पानी के अंदर डूब गए, तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो उनका दूसरी जगह पे पुनर्वास करना, यानी उनको घर बना के देना या उनको रोजी रोटी के साधन उपलब्ध कराना, ये सब जो है इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ा। क्योंकि सरदार सरोवर डैम के कारण जो लोग बेघर हो गए थे, सरकार ने शुरू में उनकी सुध नहीं ली थी, तो इन आंदोलनों के कारण ही जो है उनको वापस विस्थापित किया जा सका। मछुआरों का आंदोलन, जब मछुआरे जो समुद्र के अंदर से मछली पकड़ के लाते हैं और अपना बेचते हैं, तो उनके साथ बहुत भेदभाव होता था, उनके साथ बहुत अन्याय होता था, उनको पूरा उनका हक नहीं मिलता था। तो उसके लिए भी वहाँ पर जो है आंदोलन चलाए गए। पटरी और फेरी वालों का पुनर्वास, आप देखते हैं ना सड़क के पटरी पे कुछ बाजार लगते हैं, या जो घूम घूम के गलियों में जो अपना सामान बेचते हैं, तो उनके खिलाफ भी आंदोलन, ये आप चित्र में भी देख रहे हैं, जीविका बचाओ आंदोलन, यानी पटरी या खोमचे वालों के लिए भी आंदोलन NGOs ने चलाया और उनको उनकी जगह दिलवाई गई। तो वो जो वहाँ की जो समिति है शहर का, जो अरेंजमेंट करती है, जैसे दिल्ली में MCD है, तो उनको वो अपना कुछ टैक्स देंगे, लेकिन उनको एक परमानेंट जगह इशू कर दी जाती है कि आप यहाँ पटरी पर बैठकर अपना सामान बेच सकते हो। स्लम बस्तियों को उजाड़ने के विरुद्ध भी बहुत से आंदोलन आप फिल्मों में भी देखते होंगे। कितनी फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक ठेकेदार आता है, वो बस्ती को उजाड़ता है, और जो है फिर हीरो आता है और लोगों को इकट्ठा करता है और उसके खिलाफ नारेबाजी की जाती है, फिर वो बड़े लेवल पे चलता है, और उस आंदोलन के कारण उनको या तो उस जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया जाता है, यानी उनको घर बना के दिए जाएंगे, या उनकी बस्तियों को नहीं उजाड़ा जाएगा। इसके विरुद्ध भी आंदोलन बहुत सी NGOs ने चलाए हैं। और हमारे देश में शिक्षा का स्तर आज़ादी के बाद धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो प्राइमरी शिक्षा में सुधार के लिए भी आंदोलन चलाए गए। पहले जो प्राइमरी शिक्षा थी वो या तो उर्दू में या इंग्लिश में दी जाती थी, तो उसमें कहा गया कि जो प्राइमरी शिक्षा है वो कम से कम उनकी रीजनल भाषा में दी जाए, उनकी स्थानीय भाषा में दी जाए, उनकी मातृभाषा में, बच्चे की मातृभाषा में उसको प्राइमरी शिक्षा दी जाए। इसके लिए आंदोलन चलाए, और आज हमारी जो प्राइमरी शिक्षा है वो बच्चे को मातृभाषा में दी जाती है। अपर प्राइमरी में जो है दूसरी भाषाएं सिखाई जाती हैं। और जयनारायण ने जो है बिहार से और उससे पहले भी जो है भूदान आंदोलन चलाया था विनोबा भावे जी ने, कि दलितों को भूमि वितरण, दलित जो है जो भूमिहीन थे, उनके पास ना रोजगार के साधन थे ना जमीन थी, तो उनके लिए भी आंदोलन चलाए गए। और जो एक ज़मीन का एक निश्चित कर दिया गया था कि किसी के पास इतनी ज़मीन ही रह सकती, उससे जो ज़्यादा थी वो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी और उसको दलितों में बांट दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सी ज़मीन जो है वो दलितों में बांटी गई। इसके कारण नागरिक अधिकारों के लिए बने कानूनों को लागू करवाना, कानून तो बन जाते हैं लेकिन उनको लागू होने में बहुत समय लगता है, ऑन ग्राउंड उनको इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है। तो NGOs ने या दूसरी एजेंसियों ने या दूसरी संस्थाओं ने, सरकारी संस्थाएं भी उसके अंदर आती हैं, जिन्होंने उन अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनवाए। अब बात करते हैं RTI। आप सामने देख रहे हैं ना, RTI इंफॉर्मेशन ग्रीवेंसीज यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये 15 जून 2005 को लोकसभा में पास हुआ। इसकी शुरुआत कैसे हुई? राजस्थान के से इसकी शुरुआत हुई है कि एक गांव पे कुछ विकास राशि खर्च की गई, जो शायद कागजों में दिखाई गई। तो किसी ने उसके लिए उसका ब्यौरा मांगा कि जो विकास राशि खर्च की गई उसका ब्यौरा दिया जाए कि वो राशि कहाँ कहाँ और किस किस मद में खर्च की गई है। तो शुरू में तो देने से मना कर दिया, लेकिन लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलन का दबाव इतना पड़ा कि आखिर में सरकार को ये RTI एक्ट पास करना पड़ा। और 15 जून 2000 को पास हुआ और 13 अक्टूबर 2005 से जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे देश में लागू हो गया था। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर भी एक जो है UT बन गया है, तो वहाँ पर भी ये कानून अब लागू हो जाएगा। सरकारी गोपनीय अधिनियम 1923 में ये था कि सरकारी दस्तावेज गोपनीय अधिनियम के कारण
सरकार की जो खर्चे हैं उनका ब्यौरा किसी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन आरटीआई एक्ट लागू होने से ये अपने आप ये जो गोपनीय अधिनियम 1923 है ये निरस्त हो गया है, यानी ख़त्म हो गया है, इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। अब उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम आरटीआई के ज़रिए मांग सकते हैं। ये जो जानकारियां हैं ये आपके सामने देख ही रहे हैं कि अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो सबसे पहले आपको प्रार्थना पत्र देना होता है। उस विधेयक में जो जानकारी है वो प्रार्थना पत्र देने से आपको मिल सकती है। जो दस्तावेज हैं आप उनका निरीक्षण कर सकते हैं। जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें क्या सामान यूज कर रहा है, कैसा मटेरियल यूज हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं, उसकी लैब में जांच करवा सकते हैं और जो रिकॉर्ड है उसका आप निरीक्षण कर सकते हैं। और अगर आप दस्तावेज फोटोकॉपी हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए कुछ फीस रखी गई है। अगर आप दस्तावेज ज़्यादा हैं तो आपको फोटोस्टेट का पैसा देना पड़ेगा, पर आपको वो दस्तावेज की कॉपी मिल जाएगी। और अभी मैं बता ही रहा था, जैसे आपको निर्माण कार्य में जो सामग्री प्रयोग हो रही है उसका नमूना ले सकते हैं, उसको आप लैब में जांच करवा सकते हैं। जो रिकॉर्ड में उन्होंने दिखाया कि इस तरह की सामग्री और इतने मात्रा में हम यूज कर रहे हैं, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जो जानकारी है वो आप फ्लॉपी में ले सकते हैं, टेप पे ले सकते हैं, वीडियो कैसेट में ले सकते हैं या पेन ड्राइव में ले सकते हैं। किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धति के जरिए आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।